जी, तो मैं ये आपको दिखा रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट बी है, इसके जब हमने फंक्शन को कॉल किया गेट प्राइवेट को, तो ये फंक्शन जो है इसने वो जो प्राइवेट डाटा मेंबर इनहेरिट किया था ऑब्जेक्ट बी ने, उसको रीड किया। तो इट मीन्स कि बी की मेमोरी में उसकी स्पेस मौजूद। ठीक है जी। ठीक है जी, अहद आपने अभी लेट ज्वाइन किया, तो मैं ये बता रहा था कि जो बी का ऑब्जेक्ट था, इसने जब ये गेट प्राइवेट का फंक्शन कॉल किया था, तो ये वो वाली मेमोरी रीड हुई थी जो कि हिडन थी। ठीक है, ए से आ गया था वो डाटा मेंबर, तो बी के पास तीनों डाटा मेंबर्स थे, एक पब्लिक एक्सेस के साथ, एक प्रोटेक्टेड के साथ और एक हिडन था। तो जो हिडन था उसको रीड करने के लिए हम ये गेट प्राइवेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तो रीड हो जाएगा। इट मीन्स के बी की मेमोरी में ये वाला डाटा अवेलेबल था। तो ये वाली कन्फ्यूजन ही दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे साइज ऑफ कॉल किया, ताकि क्लियर हो जाए कि जो चीज़ें हिडन भी होके आई थी, वो चीज़ें भी ऑफ कोर्स इस नए ऑब्जेक्ट B3, C3 या D3 क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके पास साइज में, मेमोरी में ज़रूर मौजूद थी, लेकिन उनको रीड करना जो था वो ऑफ कोर्स A3 क्लास खुद कंट्रोल कर रही थी। उसने प्राइवेट अगर रखा है तो उसने फिर अपने इंटरफेसेस प्रोवाइड किए थे जो कि पब्लिक थे, जिनको B, C और D क्लास यूज़ करती हैं उस मेमोरी को रीड करने के लिए। सही हो गया जी? सब एग्री कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया जी, चलिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। तो ये सेकंड एग्जांपल है वर्चुअल इनहेरिटेंस की। वर्चुअल इनहेरिटेंस से पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा टच कर लेते हैं इसको। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जैसे ये जो कोड अभी कमेंट है, यहाँ पे ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कॉमा सेपरेटेड वे में आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं। तो क्लास डी, क्लास बी और क्लास सी से इनहेरिट हो रही है, जो भी इनहेरिटेंस होगी वहाँ पे आप उसकी टाइप भी लिखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन के अंदर कुछ क्लासेस पब्लिकली इनहेरिट हो रही हो, मे बी कुछ प्राइवेटली इनहेरिट हो रही हो, कुछ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो रही हो। लेकिन इस केस में दोनों पब्लिक इनहेरिट हो रही है। सिर्फ दो से ज़्यादा भी हो सकती है, जितनी मर्जी आप करना चाहें। तो उस केस में क्या होगा, जितनी क्लासेस से इनहेरिट हो रही है वो सारी क्लासेस के सारे डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो है वो इस क्लास डी का पार्ट बन जाएंगे, ऑफ कोर्स अपनी रिस्पेक्टिव जो भी एक्सेस होगी उसके साथ। ठीक है, तो वो टू लेवल्स ऑफ एक्सेस को देखने के बाद डी का पार्ट बन जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल अभी मैंने पहले कोड को कमेंट किया हुआ है, ये पहले देख लें, इसमें इशू है। वो इशू समझ लें। वो इशू क्या है? वो इशू ये है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। मैं यहाँ पे दोबारा वो शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए, कि हमारे पास ये सबको नज़र आ रहा है स्क्रीन जो है, हमारे पास ऐसा हो सकता है, ये जो शेप है इसको कहते हैं डायमंड शेप ना। तो ये डायमंड शेप जो है, इस डायमंड शेप के फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये जो टॉप वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई एक क्लास हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ क्लास ए। ठीक है, तो ये क्लास ए यहाँ पे इसके टॉप पे थी, इससे इनहेरिट हुई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्लास थी क्लास बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी कोई क्लास सी। अब ये दोनों क्लासेस के पास वो सारी फंक्शनैलिटी आ गई जो क्लास ए के पास थी। उसके बाद अ, ऐसा हुआ कि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और ये जो क्लास डी है, इस क्लास डी के अंदर हमने बी और सी से इनहेरिटेंस कर। ठीक है, अब ये जैसी राइटिंग आप इसे गुजारा करें, लेकिन ये जो हमने इनहेरिटेंस की है, सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना अभी? ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेंस हमने की, इस केस में हुआ ये कि ए के डाटा मेंबर्स सी के पास भी थे, एक ही के डाटा मेंबर्स बी के पास भी थे। ठीक है, अब ये जो डाटा मेंबर्स इन दोनों के पास थे, जब डी ने इनहेरिट किया तो सी से भी ए वाले ही डाटा मेंबर आए और बी से भी ए वाले ही डाटा मेंबर्स आए। अगर आप देखें तो कोई इसमें ओवरराइडिंग भी नहीं हुई। वो डाटा मेंबर्स ए क्लास से चलते चलते डी के पास आए और दो दफा आ गए। अब डी क्लास को जब कोड कंपाइलर कंपाइल करेगा तो क्या होगा? ये मैं वापस जाता हूँ उसी स्लाइड के ऊपर जो शेयर था हमारे पास पहले। अ, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो कोड था, इस कोड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा था कि
क्लास ए में फंक्शन था फू, क्लास बी के अंदर इनहेरिटेंस हुई हुई थी ए से और सी के अंदर भी इनहेरिटेंस हुई हुई थी ए से। अब ये जो दो इनहेरिटेंस हुई हुई थी बी और सी से, तो इन दोनों के पास फंक्शन आ गया फू। अब जब क्लास डी ने इनहेरिट किया तो ये फू फंक्शन जो ए क्लास ही का था ये डी के पास 2 दफ़ा आ गया। अब जब इस कोड को आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर एम्बिग्विटी का एरर देखेगा कि क्लास डी में कौन सा फू फू फंक्शन डालना है। ये तो ओवरराइडिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये नीचे अगर मेन में देखें, मैं यहाँ पे सिंटेक्स जो यूज़ कर सकता था डी के साथ, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाओ इसका, तो मैं डी डॉट फू कर सकता था। मैं डी डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन फू भी कर सकता था कि पेरेंट क्लास ये वाली है जिसका फंक्शन कॉल करना है। तो ये जो कॉल लाइन नंबर 30 पे लिखी है, ये कॉल एम्बिगुअस हो जाती है। कंपाइलर कहती है जी डी क्लास के अंदर ही हमारे पास ए से आया हुआ फू फंक्शन 2 दफ़ा मौजूद है। तो रीडेफिनेशन ऑफ फंक्शन फू का एरर आ जाता है कि आपने 2 दफ़ा एक ही नाम से फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसका फुली क्वालिफाइड नाम भी सेम आ गया। ठीक है, तो दिस इज एन एरर। तो कंपाइलर इस कोड को कंपाइल नहीं करता जब आपके पास जो एक एंसेस्टर है वो कॉमन आ जाए, तो उस केस में एरर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, जो नीचे कोड लिखा है उस पर आ जाते हैं कि ये ए क्लास में फंक्शन लिखा हुआ था। अब ये जो B1 है उसने जब इनहेरिट किया तो आप यहाँ पे एक और कीवर्ड ऐड करते हैं वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इनहेरिटेंस बन जाती है। वर्चुअल का कीवर्ड अभी आपने आगे भी बहुत सी जगहों पे देखना है, पॉलीमॉर्फिज्म में ये बहुत डिटेल में आप हम डिस्कस करेंगे इसको। आप देखेंगे भी इसको कि बहुत एक्चुअली ट्रिकी हो जाता है जब इसको अंडरस्टैंड करना हो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है बहुत सिंपल है, कि वर्चुअल का एक्चुअल मतलब ये बनेगा प्रोग्रामिंग में कि कंपाइलर को हमने ये नहीं कहना कि जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं करना। कंपाइलर को हम कह रहे हैं कि पहले इसको प्रोसेस करें, जो भी इस कोड का मतलब बनता है उसको, अगर वो वैलिड बनता है तो चलाएं, वरना इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको जनरलाइज करके स्टेटमेंट बोली, क्योंकि वर्चुअल का कीवर्ड जिन बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होगा तो वहाँ पे भी इन जनरल अगर कॉमनैलिटी देखी जाए इन सारी फंक्शनैलिटीज़ में, तो वो ये है कि कंपाइलर बगैर देखे कोड रेप्लिकेट नहीं करता। कंपाइलर अपने पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रखता है और फिर ये चेक करने के बाद कि क्या जो कोड मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वैलिड कोड बनेगा या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो वो उसमें चेंजेस कर देता है। यहाँ पे क्या चेंजेस करेगा, यहाँ पे चेंजेस ये करेगा कि मैंने तो कहा था कि डी को बी और सी दोनों क्लासेस से इनहेरिट कर ले, लेकिन बी और सी दोनों के पास एक फंक्शन था जो कि ए से आया हुआ था। तो कंपाइलर इनहेरिटेंस करने से पहले ये सोचेगा कि यार ये जो फंक्शन आ रहा है दोनों साइड से तो सेम फंक्शन है, यानी कि बी और सी क्लास का पेरेंट तो वही ए है और ए के पास वही एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो दोनों साइड से आ रहे हैं। तो कंपाइलर डी क्लास के अंदर ये फंक्शन 2 दफ़ा डालने की बजाय, एम्बिग्युइटी क्रिएट करने की बजाय, कंपाइलर ये फंक्शन 1 दफ़ा डालेगा। ठीक है, तो ये रन टाइम बिहेवियर डालता है वर्चुअल का कीवर्ड। तो रन टाइम पे कंपाइलर चेक करेगा कि डी के अंदर जो मैं फंक्शंस ऐड कर रहा हूँ वो फंक्शंस में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं आ रही। अगर कोई डुप्लीकेसी आ रही है तो वो उनमें से एक को रिमूव कर देगा, दूसरे को रखेगा। ठीक हो गया, तो अब डी क्लास के अंदर एक ही कॉपी मौजूद है ए के फुल फंक्शन की, तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अब मैंने अगर ये देखिए कोड कंपाइल भी हो जाएगा और मैंने अब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं डी डॉट फू करूंगा तो वो एक ही कॉपी है इसके पास, दो नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं आई। फिर मैं चाहूँ तो जो मर्जी सिंटेक्स यूज करूँ, मैं ए वाला फू कॉल करने के लिए फुली क्वालिफाइड नाम लिखूँ तब भी चलेगा। रीजन, कंपाइलर को पता है कि ये फंक्शन ए क्लास से आया था, तो वो अकेला ही है, 2 दफ़ा नहीं आया किया। मैं B1 डॉट फू करूँगा तो कंपाइलर को पता है वही फंक्शन है जो ए से आया था, कंपाइलर तब भी वही फंक्शन कॉल करेगा, और C1 से करूँगा तब भी वही फंक्शन कॉल करेगा। तो एम्बिग्विटी खत्म हो गई वर्चुअल का कीवर्ड ऐड करने से। ठीक है, तो ये पब्लिक वर्चुअल भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड वर्चुअल भी हो सकता है और प्राइवेट वर्चुअल भी हो सकता है। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं। फैज़ान, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दूसरी एग्जांपल इसी पे है, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं हासिक, वही जो वर्चुअल का मैंने बताया था मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टिव वाला कॉन्टेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म का है। जी, डी डॉट फू भी चलेगा। तो ये मैंने जब आउटपुट दिखाई तो देखें सारे चारों कॉल्स जो थी, चारों कॉल्स के अंदर फू कॉल फ्रॉम ए वाला एक ही फंक्शन था, वही फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है जी। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है हाजिक, वो पॉलीमॉर्फिज्म के साथ रिलेट करता है, वो इसके साथ रिलेट नहीं करता। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से वर्चुअल इनहेरिटेंस कर ली। ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस आपके डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, हमेशा मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम नहीं आता, ये नहीं है कि हमेशा आता है, ऐसा नहीं है।
कभी कभी आ जाता है जब कॉमन एंसेस्टर बन जाए। अगर कॉमन एंसेस्टर नहीं बनता तब ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं बनता। उस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं आती, बेशक सेम नेम से फंक्शंस मौजूद हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास ए ना होती, ठीक है, अगर ये क्लास ए ना होती और यहाँ पे बी और सी में इनहेरिटेंस ना हुई होती, बी के पास अपना एक फू फंक्शन होता, सी के पास अपना एक फू फंक्शन होता और डी दोनों से इनहेरिट कर लेती। इस केस में डी के पास दो फू फंक्शंस आ जाते, एक बी की तरफ से एक सी की तरफ से। और जब मैं डी डॉट फू करता तब तो ना चलता, लेकिन मैं जब डी डॉट बी वन फू करता या सी वन फू करता तो चल जाता। ठीक है, तो इनहेरिटेंस या मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम तब बनता है जब कॉमन एंसेस्टर आ जाए किसी एक मतलब क्लास के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम तीसरी एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे वही वाला केस है जो अभी आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे मैंने किया ये कि ए के अंदर भी फू है, बी ने ए से इनहेरिट तो किया, ठीक है, लेकिन उसने अपना फू भी डिफाइन कर दिया, तो ओवरराइड कर दिया। ठीक है जी। हाजिक ने पूछा था, मैं गेस फैजान ने पूछा था। ठीक है। अच्छा, तो बी ने भी अपना एक फू ओवरराइड कर लिया और सी ने भी अपना एक फू ओवरराइड कर लिया, लेकिन इनहेरिटेंस वर्चुअल ही की है। ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस की, अब हमने डी को बी टू और सी टू से इनहेरिट किया। अब डी के पास असल में क्या हुआ, जो वर्चुअल इनहेरिटेंस की थी, जो ए वाला फू फंक्शन था वो एक दफा आया, लेकिन जो बी टू और सी टू से फू अलग अलग बना था वो दोनों भी आ गए। अब डी के पास तीन फू फंक्शन है। इट मीन्स कि अगर डी डॉट फू करेंगे तो एम्बिगुअस कॉल है। क्यों? क्योंकि इसके पास तीन फंक्शन है फू नाम से, तो हमें एक्चुअली फुली क्वालिफाइड नाम लिखना पड़ेगा। तो फुली क्वालिफाइड जब लिखेंगे कि ए टू का फू कॉल करना है या बी टू का फू कॉल करना है या सी टू का फंक्शन कॉल करना है, तो ये कॉल हो जाएगा जी। क्वेश्चन है कोई? शेजिल, आपने क्वेश्चन पूछा ये? अच्छा, ये जो अगर आपने कोई स्माइली फेस बनाया तो जनाब ये बाकी लोगों को तो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास इस वक्त यूबंटू वो भी लाइव यूएसबी से चल रहा है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे ये कुछ सिंटेक्स नज़र आ रहा है जो कि किसी काम का नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया कि अगर मल्टीपल कॉपीज़ हैं, मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस से आई हुई हैं, तो उन तीनों को अलग अलग से उनका पूरा फुली क्वालिफाइड नाम दे के चलाना पड़ेगा। अगर सिंपल डी डॉट फू करेंगे तो ये नहीं चलेगा जी। नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर? हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को टच किया, और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद हमने उसमें जो डायमंड प्रॉब्लम आता है उस डायमंड प्रॉब्लम को भी चेक किया। तो डायमंड प्रॉब्लम के हमने दो डिफरेंट केसेस देखे, जिसमें एक केस में एम्बिग्विटी टोटली रिमूव हो जाती थी और ये दूसरा केस है जिसमें एम्बिग्विटी टोटली रिमूव नहीं हो रही। एक्चुअली हमने मल्टीपल कॉपीज खुद से ऐड की क्लास में, और जो डायरेक्ट कॉल थी फंक्शन की उसको एम्बिगुअस रहने दिया, लेकिन बाकी जो फुली क्वालिफाइड वाली कॉल है वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। आज हमने जो डिस्कशन की है इसमें कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, तो अब आपने करना ये है एज अ मतलब प्रैक्टिस, जो आपने इसमें ऐड करना है वो ये करना है कि जो मैंने पहली एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें कि हमारे पास क्लास डी जो थी वो आखिरी क्लास थी, राइट? तो वो जो क्लास डी आखिरी क्लास थी जिसमें सब कुछ प्राइवेट हो गया था। आपने एक और आपके साथ शेयर्ड है, आपने करना ये है कि उस डी क्लास से कोई एक क्लास इनहेरिट करनी है, जो मैंने डिस्कस भी थोड़ा सा किया आपसे, लेकिन आपने ये काम खुद भी करके देखना है। आपने क्लास ई इनहेरिट करनी है क्लास डी से, और फिर आपने चेक करना है कि उस क्लास ई के अंदर क्या कुछ एक्सेसिबल है और कैसे आप उसको मज़ीद एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मे बी आपको डी क्लास के अंदर कुछ कोड डालना पड़े, या मे बी ई क्लास किस तरह से डाटा मेंबर्स को एक्सेस करती है। डी क्लास खुद प्राइवेट नहीं थी, डी क्लास ने प्राइवेट इनहेरिटेंस की थी फ्रॉम ए क्लास। तो डी के पास जितने भी डाटा मेंबर्स आए थे उनमें से पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी प्राइवेट हो गए थे। अब डी के पास जब प्राइवेट हो गए हैं तो डी से आगे इनहेरिटेंस थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी।
डी तक तो मौजूद है, डी से आगे क्या होगा ये आपने खुद कोड लिखना है। जो कोड मैंने अपलोड किया उसी को अपडेट करेंगे, चेक करेंगे। अ, उसके बाद मैंने सेक्शन डी को भी यही बोला था, आपको भी यही बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो आपने प्यासा के ऊपर क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं और मैं उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे करूँगा। ठीक है जी, तो इससे थोड़ी-सी लर्निंग अगर जो थोड़ी पैसिव हो रही है, वो पैसिव से थोड़ी-सी एक्टिव हो जाएगी कि आप लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे कि लेक्चर में ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नहीं था। मैंने आपको एज़ अ होमवर्क इसीलिए इस टास्क को दिया। ठीक है जी, तो इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो फिर हम इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। अम, ठीक है जी, थैंक यू जी।